तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ुयिन ने अपनी पावर्स फेंग ज़ू की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होने के बावजूद भी वहाँ मौजूद सारे के सारे डिसाइपल्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा था। वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उन लोगों के अटैक्स उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ फेंग ज़ू वो ज़ुयिन को खोना नहीं चाहता था, ना ही वो कोई गॉड बनना चाहता था। इसलिए वो शुयांग को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे। मगर शुयांग उससे कहता है कि अगर तुम ज़ुयिन को दोबारा जिंदा करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें फिर कुछ खोना पड़ेगा। मगर वो कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बस तुम उसे दोबारा जिंदा करो। ये कहने के बाद शुयांग अपनी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उसके साथ एक जोर से अटैक करता है तो वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग फेंग ज़ू को देखते हैं। वो उस पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर हम अचानक से फेंग ज़ू की बॉडी को देखते हैं। वो हवा में ऊपर आ जाती है और पहले उसकी बॉडी से पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फेंग ज़ू को भी काफी तकलीफ हो रही थी। मगर फिर अचानक से उसकी बॉडी से ऑरा चेंज हो जाता और वो करप्ट एनर्जी को रिलीज करने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो करप्ट एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज हो जाती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी तरफ हम उसी करप्ट गर्ल को देखते हैं जो कि शुयांग के पास आती है। वो उस पावर को देखकर कहती है कि मुझे ये पावर कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। तो शुयांग कहता है कि ये बस स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम घबराओ मत, तुम उसके पास चली जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की फेंग ज़ू के करीब जाती है तो उसके पास मौजूद करप्ट ऑरा अचानक से उसकी बॉडी को सेंस कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी जोर से चिल्लाना शुरू करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी पावर ऑफ करप्शन उसके अंदर जाने लगती है। ये देखकर फेंग कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है मास्टर, आप प्लीज हमें भी ये टेक्निक सिखाइए। और वो लोग उस एनर्जी को देखकर कहते हैं कि इसके अंदर न सिर्फ पावर ऑफ स्पेस मौजूद है बल्कि इसमें तो पावर ऑफ टाइम भी मौजूद है। सच में ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है, एक एनर्जी के अंदर दो पावर्स एक साथ कैसे हो सकती हैं। और हम लोग उस लड़की की बॉडी को देखते हैं जो कि उस सारी की सारी पावर ऑफ करप्शन को एब्जॉर्ब करने के बाद अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो दोबारा से ज़ुयिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर फेंग ज़ू फौरन से ज़ुयिन को पकड़ता है तो वो देखता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और शुयांग उसके सामने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ होता है, उसके लिए जैसे ये बच्चों का खेल था। और दूसरी तरफ ज़ुयिन को जैसे ही होश आता है तो फेंग ज़ू कहता है कि मास्टर आप होश में आ गई। मगर वो होश में आते ही फेंग ज़ू से कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, जल्दी करो, यहाँ पे खड़े क्यों हो, वो पावर ऑफ करप्शन बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगी। मगर फेंग ज़ू कहता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाए, सब खत्म हो गया है, वो सब कुछ पास्ट था, हम लोग उस पावर ऑफ करप्शन से बहुत पहले ही निकल आए हैं। ये कहने के बाद वो सब लोग फिर शुयांग की तरफ देखते हैं और फिर लिंगशु कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी मेमोरी इसके पास तक ही रह गई है, शायद इसकी मेमोरी उससे आगे नहीं आ पा रही। ये बात सुनकर सानियान कहती है कि मेरे ख्याल से इसकी मेमोरी इसे याद ना ही आए तो अच्छा है, इसके लिए यही बेहतर है। और दूसरी तरफ ज़ुयिन कह रही होती है कि फेंग ज़ू मेरी बॉडी में पावर ऑफ करप्शन है, अगर तुम मुझे टच करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी मारे जाओगे, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरी पावर ऑफ करप्शन को रेजिस्ट करने की कोशिश करो। ये कहते ही अचानक से फेंग ज़ू की बॉडी से पावर ऑफ करप्शन बाहर निकलने लगती है, यानी कि वो अब उस पावर की वजह से इन्फेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो भी मौत के मुंह में जाने लगता है। ये देखकर ज़ुयिन काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, ये तुम्हें क्या हो रहा है। मगर वो कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर जब उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ज़ुयिन अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो पावर ऑफ करप्शन वापस से उसकी बॉडी की तरफ खींची चली आती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है, फेंग ज़ू की बॉडी से वो सारी पावर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ ज़ुयिन बिल्कुल हैरान होती है और वो कहती है कि ये क्या, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं पावर ऑफ करप्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं। मगर एल्डर लुओ फेंग कहता है कि ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइटनिंग को छुआ था, वो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। मगर एल्डर शेन कहता है कि अगर दूसरे गॉड्स की पावर्स को तुम्हारे साथ कंबाइन किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सारे के सारे तुमसे बेहतर हैं। और यहाँ पे देखो, ये तो कंप्लीट पावर ऑफ करप्शन है,
यूं समझ लो कि ये इस लड़की के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। ये खुद भी नहीं जानती थी कि ये कोई गॉड ऑफ करप्शन हो सकती है। तो गॉड ऑफ करप्शन का सुनते ही फेंग जुओ को एक झटका सा लगता है और उसके दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि आखिर गॉड ऑफ करप्शन कौन है। वो सीधा शुयांग की तरफ देखता है। उसे लगा कि शायद शुयांग बहुत कुछ जानता होगा, मगर शुयांग उससे कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि हम लोग बैठकर हमारे मास्टर के बारे में बात करें। तो मुझे मेरे मास्टर के बारे में कुछ बताने वाले थे। इतने में जुयिन कहती है कि फेंग जुओ ये कौन है? मैंने आज से पहले इस बंदे को कभी भी नहीं देखा। मगर इतने में शुयांग जैसे ही एक चुटकी बजाता है तो जुयिन की बत्ती गुल हो जाती है और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। और फिर शुयांग कहता है कि मेरे ख्याल से हमें जल्दी बात शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनते ही फेंग जुओ उसे फिर अपने पास्ट के बारे में बताता है कि ये बात आज से 10,000 साल पहले की है। हम लोग देखते हैं कि 10,000 साल पहले शुयांग का मास्टर फेंग जुओ के ग्रैंड मास्टर के सामने खड़ा हुआ होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल गौर से देख रहे होते हैं, मगर इतने में अचानक मास्टर ज्यू वो एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। उस एनर्जी अटैक को देखकर फेंग जुओ बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो शॉर्ट मूव अटैक है। मेरे पास भी इस तरह का एक अटैक होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की टेक्निक को सीख जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं न सिर्फ वॉइड को कट कर पाऊंगा बल्कि मैं इससे अपने पूरे सेट को एक्सपेंड कर पाऊंगा और यहाँ तक कि मैं अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर को भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। मुझे इसी तरह की तो पावर चाहिए। मगर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं इमोर्टल ज्यू जा रहा होता है, मगर दूसरी तरफ वो दूसरा मास्टर कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैंने वो टेक्निक ठीक से देखी नहीं। मगर इमोर्टल ज्यू कहता है कि मैं ये ट्रिक तुम्हारे पास ट्रांसफर कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझसे इसके बारे में सवाल मत करो। और वहीं पे हम लोग बुफेन को देखते हैं। वो एक स्पिरिचुअल ट्री को उखाड़ कर वहाँ से ले जा रहा होता है, जिस पर वो दूसरा वाला मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्री को हाथ लगाने की। ये कहने के बाद वो तेजी से बुफेन की तरफ आने लगता है, मगर इमोर्टल ज्यू बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे पीछे रुक जाता है। और फिर इमोर्टल ज्यू से कहता है कि क्या तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही जगह मिली थी? मैं इस स्पिरिचुअल ट्री के साथ तुम्हारे उस छोटे से डिसाइपल के लिए ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल भी नहीं बनवाने वाला। मगर इमोर्टल ज्यू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो फिर ये ट्रिक मैं तुम्हारे डिसाइपल को सिखा दूंगा। ये ट्रिक हमेशा से यूजफुल है और आगे भी चलकर ये तुम्हें बहुत काम आएगी। ये कहने के बाद अचानक से बुफेन उसके पैरों को आकर पकड़ लेता है, जिस पर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मेरा पैर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मगर बुफेन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो मास्टर उससे बार बार कहता है कि छोड़ भी दो मेरा पैर। अगर मैंने अपनी आयरन फिस्ट का इस्तेमाल किया तो फिर मैं उससे तुम्हें बहुत ही आराम से कंट्रोल कर लूंगा। ये कहने के बाद वो सामने देखता है तो उसे इमोर्टल ज्यू वहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। जब वो नीचे देखता है तो बुफेन भी वहाँ से जा चुका था। वो जाते जाते उस मास्टर से कहते हैं कि मैं अपने जूनियर ब्रदर के बिहाफ पे आपको थैंक यू कह रहा हूँ। ये सुनकर मास्टर को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मगर फेंग जुओ उसे आकर संभाल लेता है। और इतने में फिर जुयिन वहाँ पे आती है और कहती है कि मास्टर ये पाल्म ऑफ स्काई आर्ट ऑफ वार से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आप बस इसे यूं समझ लें कि हम लोग टियानलान के उस जूनियर ब्रदर के लिए इसे एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। उस ट्री की इतनी ज्यादा परवाह ना करें। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम हमेशा से मेरे अगेंस्ट क्यों बोलती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत था? तो जुयिन कहती है कि मास्टर आप और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ भी करके इमोर्टल ज्यू को नहीं हरा सकते। और हम लोग वहाँ पर फेंग जुओ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बताइए कि ये मास्टर कौन था? तो उसका मास्टर कहता है कि ये एक बहुत ही बेशर्म मास्टर है। मगर वो फेंग जुओ के चेहरे की तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि जरा एक मिनट रुको, कहीं तुम बेशर्म मास्टर की वर्शिप तो नहीं करने वाले? मास्टर ने उसके चेहरे को ही पढ़ लिया था कि वो अब इमोर्टल ज्यू की वर्शिप करने वाला है। ये कहने के बाद वो फेंग जुओ से कहता है कि तुम लॉर्ड ऑफ स्काई ब्लू बनोगे। तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे कि तुम्हारे सामने फिर कोई भी खड़े होने की जरूरत नहीं करेगा। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे, जिसे सब लोग लॉर्ड ऑफ स्काई ब्लू कहकर पुकारेंगे। तुमने एक ऐसा गॉड बनना है जिसके बारे में लोग सदियों तक याद रखें।
रखें। ये सुनकर फेंगजू और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। और वो मास्टर फेंगजू से कहता है कि मैं उसे नहीं हरा सका, मगर मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम उसे जरूर हराओगे। तुम जैसे ही उसे हराओगे स्काई ब्लू सेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो चाहे कर सकते हैं, कोई भी हमें रोकने वाला नहीं होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे सामने मेरा स्काई ब्लू लॉर्ड खड़ा है। ये कहने के साथ ही हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और फेंगजू मास्टर से कहता है कि ये बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और फिर याया कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम 9 ग्रेट इमोर्टल्स में से किसी एक के डिसाइपल हो। तो फेंगजू कहता है कि लॉर्ड ऑफ स्काई ब्लू जो भी शख्स बनेगा वो जो चाहे वो कर सकता है, यहाँ तक कि वो चाहे तो किसी मरे हुए को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। यही वजह है कि मैं भी स्काई ब्लू सेक्ट का लॉर्ड बनना चाहता था। मगर फिर शुयांग कहता है कि इमोर्टल्स और डीमंस एक साथ मिलकर मॉन्स्टर रेस को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे और उसके बाद वो लोग फिर एक दूसरे के साथ भिड़ना चाहते थे ताकि वो लोग अकेले ही पूरे के पूरे 5 मेरिडियन पर कब्जा कर लें। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इसके अलावा और कोई मकसद था या फिर सिर्फ तुम लोग 5 मेरिडियन पर कब्जा करना चाहते थे। ये बात सुनते ही फेंगजू कहता है कि हम लोग असल में 2nd मेरिडियन में जाने का एक रास्ता बनाना चाहते थे। ये सुनकर मियांग हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हम सब लोग ये बात शुरू से ही जानते हैं, ये क्या बेवकूफी है। मगर फेंगजू कहता है कि वो पावर ऑफ करप्शन 2nd मेरिडियन से ही बाहर आई थी, उसके बाद से ही उसने बाकी मेरिडियंस को भी इन्फेक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि वो पावर ऑफ करप्शन जिस बॉडी से निकली है उसका सोर्स 2nd मेरिडियन में ही है। वो शख्स जो कोई भी है वो एक लिविंग लेजेंड है। मेरी नजर में ये एक सबसे सेफ रास्ता था उस मेरिडियन में जाने का, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वहाँ तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा और हमें वहाँ पर जाना कैसे है। तो मियांग कहती है कि आखिर तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स रहा करते हैं जिनके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मौजूद होती है। मगर शुयांग कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो कोई भी लेजेंड नहीं रहेगा। मास्टर शुयांग फेंगजू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इमोर्टल डीमंस और मॉन्स्टर्स को अपने साथ मिलाओ और उस मेरिडियन का रास्ता खोलो। तो फेंगजू कहता है कि मैं जानता हूँ आपको शक हो रहा है कि शायद वो पावर ऑफ करप्शन 2nd मेरिडियन में ही एग्जिस्ट करती है, मगर मुझे अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। मैंने बस एक अंदाजा लगाकर कहा था कि वो 2nd मेरिडियन से आई है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि 2nd मेरिडियन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग रहा करते हैं, इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि शायद वो गॉड ऑफ करप्शन वहाँ पे मौजूद हो। ये सुनते ही याया कहता है कि ऐसी बात है तो फिर हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब हम लोग एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में गए थे तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेलीपोर्टेशन एरे को यूज किया था। मगर फिर इतने में अचानक शुयांग को कुछ फील होता है तो वो फौरन से खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ हमें एक छोटी सी व्हील चेयर को दिखाया जाता है जिसपे यू लाओ वहाँ पर आता है। तो वो लोग उसकी तरफ पीछे पलट कर देखते हैं तो यू लाओ उन लोगों से आकर कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पे लड़ाई रुक चुकी है और हमारा डीमन रेस ये जंग हार चुका है। मगर शुयांग उससे कहता है कि क्या तुम ही डीमंस के किंग हो? तो यू लाओ कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। जिस पर शुयांग कहता है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।